नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अरे भाई अच्छे ही होंगे। बारिश का इतना अच्छा मौसम जो चल रहा है, हो भी क्यों ना। प्रिय बच्चों, भारत में जितनी भी ऋतुएं हैं उन सभी में वर्षा ऋतु का एक अपना ही नज़ारा है। और हिंदी कवियों ने विभिन्न ऋतुओं का जो वर्णन किया है उनमें वर्षा ऋतु शायद सभी कवियों का एक प्रिय विषय रहा है, खासकर जब हम बात करते हैं छायावाद की। प्रिय बच्चों, छायावाद के कवियों के लिए शायद प्रकृति बहुत मायने रखती थी। प्रकृति का सुकुमार स्वरूप छायावाद के सभी कवियों की कविताओं में देखने को मिलता है। आप भी वर्षा ऋतु का वैसे ही आनंद ले रहे होंगे जैसे हम लिया करते थे। खड़े पानी में कागज की किश्तियां तैराना, काले काले बादलों को देखकर नाच उठना, हरी भरी हरियाली को देखकर कहीं खड़े पानी में पैरों से छपछपाहट करना, ये सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब आज भी कभी हम वर्षा ऋतु का आनंद लेते हैं। प्यारे बच्चों, छायावाद के कवियों के लिए प्रकृति बहुत मायने रखती थी। प्रकृति का हर रूप, चाहे वो वसंत ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे ठंड की ऋतु हो या ग्रीष्म जब सूर्य तपतपा रहा होता है, हर ऋतु को इन कवियों ने अपने काव्य का विषय बनाया है। कुछ ऐसी ही पंक्तियों को, कुछ ऐसी ही भावनाओं को जो कि वर्षा ऋतु से संबंध रखती हैं, आज हम जिस कविता को पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्साह। प्रिय बच्चों, यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। निराला जी की 2 कविताएं 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में संकलित की गई हैं। कविताएं भले ही छोटी हैं, लेकिन जो संदेश इन कविताओं ने दिया है, जो संदेश निराला जी इन कविताओं के माध्यम से देना चाहती हैं, वो अपने आप में अलग महत्व रखता है। तो प्यारे बच्चों, आओ पढ़ते हैं कविता उत्साह। बादलों के जिस रूप को कुछ कवियों ने बहुत ही सुकुमार ढंग से प्रस्तुत किया है, वहीं निराला जी ने बादलों के स्वरूप को इस कविता में बहुत ओजपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। कविता को पढ़ने से पहले आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। कवि परिचय करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। प्यारे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ। ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला जी की औपचारिक शिक्षा 9वीं कक्षा तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। संगीत और दर्शन शास्त्र को भी गहरे से अध्ययन किया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी की विचारधारा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। निराला जी का पारिवारिक जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके अनेक आत्मीय जन उन्हें छोड़कर चले गए और उनकी मृत्यु का इनके साहित्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने अनवर्त संघर्ष किया। 1961 में उनका देहावसान हो गया। छायावाद के प्रमुख रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मुख्य काव्य रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतिका, कुक्करमुत्ता और नए पत्ते शामिल है। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। निराला जी की रचनाओं का संपूर्ण साहित्य अविस्मरणीय है। जहां तक इस कविता का विषय है जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित की गई है, उसका नाम है उत्साह।
प्रिय बच्चों, उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल एक तरफ प्रेरित किया जाने वाला और आकांक्षा को पूर्ण करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना के अंकुरों को विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। तभी जीवन को व्यापक दृष्टि से देखता है। इस कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में नजर आ रहे हैं। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आइए हम इस कविता का सबसे पहले सस्वर वाचन करते हैं। जिस तरीके से मैं कविता पढ़ रही हूं, वैसे ही इस कविता को आप भी पढ़ने की कोशिश करें। हो सकता है आपका तरीका कुछ और भी हो, आप किसी और तरीके से इस कविता को पढ़ें। तो चलिए आइए वाचन करते हैं कविता उत्साह का। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन पाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घर, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। प्रिय बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? चलिए आइए अब इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की इस कविता का विषय युवा वर्ग को संदेश देना रहा है। आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं निराला जी इस कविता के माध्यम से? आइए जानते हैं। उत्साह कविता निराला जी की पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। यह कविता बादल के रूप में आए दो अलग अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने का एवं अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों में आने के जिक्र के जरिए जीवन से निराश व हताश हो चुके लोगों को एक उम्मीद देना चाहते हैं कि चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन आपके जीवन में खुशहाली जरूर लौटेगी और अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। कविता में उन्होंने दूसरा अहम संदेश जो दिया है वह यह है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भुलाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर सोई हुई क्रांति को फिर से जगाने के लिए की है। कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। कौन कौन से अर्थ हैं? कविता में बादल उत्साह भरता है। जन सामान्य में बादल क्रांतिकारी भाव पैदा करता है। बादल जल बरसाने की शक्ति रखता है। कोमल कोपलों को नव जीवन प्रदान करता है। पानी बरसा बरसा कर प्राणियों की प्यास को भी बादल शांत करता है। प्रिय बच्चों, इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं वह हैं उन्मन। उन्मन अर्थात अनमनापन। निदाघ मायने
गर्मी। सकल एक सामान्य शब्द है। सकल का अर्थ है सब। आभा, आभा का अर्थ होता है प्यारे बच्चों चमक या कांति। वज्र, वज्र शब्द का मतलब है कठोर या सख्त। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। शीतल मायने ठंडा। छवि, सौंदर्य। उर, उर शब्द का मतलब है हृदय। विकल, विकल शब्द का अर्थ है बेचैन। प्यारे बच्चों, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता किसी खास भाव में ध्वन्यता पैदा कर दे उसे नाद सौंदर्य कहा जाता है। समझ में आया आपको ये विषय जिसे मैंने अभी आपको बताया? प्रिय बच्चों, ये विषय है नाद सौंदर्य। दोबारा सुन लीजिए। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो उसे नाद सौंदर्य कहा जाता है। इस कविता में भी नाद सौंदर्य मौजूद है। कविता का जो पहली पंक्तियों का पहरा है उसमें विकल विकल उन्मन थे उन्मन, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य का परिदृश्य देखने को मिलता है। कवि ने बादलों के जरिए जन सामान्य में क्रांतिकारी बदलाव और भावना का सृजन उत्साह पूर्वक वर्णन किया है। साथ ही हर किसी के जीवन में उत्साह भरने की भी प्रेरणा दी है। प्यारे बच्चों, जहां तक बात है इस कविता के शब्द सौंदर्य की, भाव सौंदर्य की या काव्य सौंदर्य की, तो मैं आपको बता दूं कि निराला जी ने मुख्य रूप से अपनी भावनाओं को मुक्तक छंद में प्रकट किया है। उन्होंने छंद से मुक्त रहकर अपने काव्य की रचना की है। इनके मुक्त छंद को अनेक लोगों ने खंड छंद, केचुआ छंद, रबड़ छंद या कंगारू छंद आदि नाम दिए हैं। कविता पूरी तरह से अलंकारबद्ध है। इस कविता में समान रूप से कवि ने शब्द अलंकारों का भी प्रयोग किया है और अर्थ अलंकारों का भी प्रयोग किया है। प्रिय बच्चों, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार का मायने आप समझते होंगे। शब्द अलंकार का अर्थ होता है कि जहां कवि दिए गए शब्दों के माध्यम से कविता में कोई चमत्कार उत्पन्न करना चाहता है वहां शब्द अलंकार होते हैं। और अर्थ अलंकार वो अलंकार होते हैं जिसमें कवि जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उनका अर्थ काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर रहा हो। अगर इस कविता की बात करें तो इन अलंकारों की वजह से इस काव्य में सुंदरता की वृद्धि हुई है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है पंक्तियों में, जैसे घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले। उपमा अलंकार का जो उदाहरण है बाल कल्पना कैसे पाले। ये बच्चों, ये बहुत ही उम्दा उदाहरण है उपमा अलंकार का। बाल कल्पना कैसे पाले। विप्सा अलंकार का प्रयोग है विकल विकल उन्मन थे उन्मन। वास्तव में प्रिय बच्चों, निराला जी मौलिक रूप में शिल्प योजना करने वाले कलाकार थे, जिसकी वजह से साहित्य में उनकी एक अपनी पहचान है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कैसे बादलों के माध्यम से निराला जी ने युवा वर्ग को एक अद्भुत संदेश दिया है। कितना ओजपूर्ण है वो संदेश, कितना उत्साह से भरा हुआ है वो संदेश। एक अलग रूप देखा आपने मेघों का, बादलों का, जो निराला जी ने प्रस्तुत किया। निराला जी की जो दूसरी कविता आपके
इस पाठ्यक्रम में दी गई है उसका नाम है अट नहीं रही है। प्रिय बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि छायावाद के कवियों ने विभिन्न ऋतुओं को अपने अपने हिसाब से अपने काव्य में उकेरा है। फागुन जानते हैं, चहुं और रंग उड़ता है, और यूं भी फागुन का महीना याद आते ही होली और फाग हमारे मन में कहीं ना कहीं बिखर पड़ता है। और अगर आप में से कोई मथुरा या वृंदावन गया हो तो एक अलग तरह का नज़ारा हमारे चक्षुओं में आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? कुछ उसी नज़ारे को कवि ने फागुन के रंगों से लपेटकर इस कविता में प्रस्तुत किया है। तो आइए पढ़ते हैं निराला जी की दूसरी कविता, जिसका नाम है अट नहीं रही है। प्रिय बच्चों, जैसे आपने उत्साह कविता में काले मेघों का स्वरूप देखा, वैसे ही इस कविता में आप विभिन्न रंगों का उड़ता हुआ फाग देखेंगे। चलिए आइए सस्वर वाचन करते हैं कविता अट नहीं रही है का। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। प्रिय बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह कविता बहुत ही सुंदर ऋतु फागुन का और भी खूबसूरती से वर्णन करती है। होली के वक्त जो मौसम होता है उसे फागुन कहा जाता है। भारत में ऋतु चक्र की जब हम बात करते हैं तो फागुन का महीना वसंत ऋतु के बाद आता है, और कुछ तो बसंत की खूबसूरती इसमें शामिल होती है और कुछ कृत्रिम रूप से उड़ रहे रंगों का सौंदर्य भी इसमें शामिल होता है। उस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है। हर प्रकृति हर तरफ से मस्ती से इटलाती नजर आती है। फागुन के समय पेड़ हरियाली से भर जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिल जाते हैं। इसी कारण जब हवा चलती है तो फूलों की नशीली खुशबू उसमें घुल जाती है। इस हवा में सारे लोगों पर मस्ती छा जाती है और वो काबू में नहीं रह पाते और मस्त होकर झूमने लगते हैं। इस कविता में अगर हम बात करें कुछ कठिन शब्दों की, तो यूं तो इस कविता में कुछ खास कठिन शब्द नहीं हैं, लेकिन जो आए हैं उनका मैं आपको अर्थ बता देती हूं। अट माने सामाना, यानी समान नहीं रही है। अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। पाट पाट मतलब जगह जगह। शोभाश्री, प्रिय बच्चों, यह शब्द शोभा अगर होता तो इसका अर्थ होता सौंदर्य। शोभाश्री लगाकर इसमें निराला जी ने अतिरिक्त सौंदर्य डालने की कोशिश की है, जिसका अर्थ है सौंदर्य से भरपूर। पट मायने समा नहीं रही है। प्रिय बच्चों, आइए अब इस कविता का कुछ अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहने का भाव है कि हमारा जो शरीर है वो इस फूलों की खुशबू को अपने आप में समेटने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन समेट नहीं पा रहा है। घर घर में जो रंग फिरंगे फूल खिले हुए हैं, उनकी खुशबू हवा में फैली हुई है। मानो फागुन
खुद सांस ले रहा हो। और इस तरह फागुन का महीना पूरे वातावरण में आनंद भर दे रहा है। इसी आनंद में झूमते हुए पक्षी आकाश में अपने पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं। यह मनोरम दृश्य और मस्ती से भरी हवाएं हमारे अंदर भी हलचल पैदा कर देती हैं। यह दृश्य हमें इतना अच्छा लगता है कि हम अपनी आंख इससे हटा भी नहीं पाते। इस तरह फागुन के मस्त महीने में हमें भी मस्ती से गाने और पर्व मनाने का मन होने लगता है। कवि के अनुसार फागुन मास में प्रकृति इतनी सुंदर नजर आती है कि उससे नजर हटाने का मन नहीं करता। प्रिय बच्चों, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, अर्थात निराला जी प्रकृति से अपनी नजर तो हटाना चाहते हैं, लेकिन उनकी नजर प्रकृति से हट नहीं रही है। यूं भी प्यारे बच्चों, जब आपको कोई खूबसूरत चीज नजर आती है तो अक्सर आपकी निगाहें उस पर अटक कर रह जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही निराला जी की निगाहें अभी प्रकृति के स्वरूप पर अटकी हुई हैं और वो हटाने पर भी नहीं हट रही, क्योंकि पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कवि कहता है कि पेड़ों पर हरे रंग की सुंदर पत्तियां बहुत खूबसूरत लग रही हैं और इसके साथ साथ कहीं कहीं बीच बीच में लाल रंग के फूल भी खिले हुए हों। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पेड़ों ने कोई सुंदर रंग बिरंगी माला पहन रखी हो। इस सुगंधित पुष्पमाला की खुशबू कवि को बहुत मादक लगती है। उर्मे मतलब निराला जी इस खुशबू को अपने हृदय में बसा रहे हैं। कवि के अनुसार फागुन के महीने में यहाँ प्रकृति में होने वाले बदलावों से सभी प्राणी बेहद खुश हो जाते हैं। कविता में कवि स्वयं भी बहुत खुश लग रहे हैं। प्यारे बच्चों, इन दोनों कविताओं में आपने देखा कि किस तरीके से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रकृति के साथ खेलती नजर आ रहे हैं। आइए अब मैं आपको पट नहीं रही है कविता में आई कुछ खास शब्दावली का अर्थ बताती हूँ। प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को छायावाद का प्रमुख कवि माना गया है। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक वर्णन दोनों मानवीयता को प्रधान रखकर किए जाते हैं। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्राकृतिक पायदानों का चित्रण मानवीकरण के साथ किया गया है। यूं भी काव्य के दो पक्ष हुआ करते हैं, अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, या यूं कहिए कि भाव पक्ष और विपक्ष। अपनी कविताओं में भाव पक्ष को अच्छे से समझ लिया है। आइए थोड़ा शिल्प पक्ष को भी जानते हैं। इन दोनों कविताओं में शिल्प पक्ष की दृष्टि से निराला जी का काव्य छायावाद के अन्य कवियों की तरह सराहा गया है, क्योंकि इन कविताओं को मुक्तक छंद में लिखने के बावजूद भी गयता शैली में गाया जा सकता है। अलंकार, योजना और संगीत इनकी खास विशेषता है। अलंकारों का बेहद उम्दा ढंग से प्रयोग किया गया है, वहीं दूसरी ओर ठेठ ग्रामीण शब्दों को भी तुकांत शैली में कवि ने प्रस्तुत किया है। तुकांत शैली में रचित कविताओं में क्रांति का स्वर्ग मादकता और मुक्ता भरी हुई है, जिसको कवि प्रकृति के वर्णन के माध्यम से स्पष्ट करना चाहते हैं। प्रिय बच्चों, इस कविता में भी शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का बहुत अच्छे से प्रयोग हुआ है। कहीं हरी कहीं लाल में अनुप्रास अलंकार है, पढ़ पढ़ कर देते में यमक अलंकार है
और इसके साथ ही कहीं कहीं तुकांत शैली का भी प्रयोग हुआ है, जैसे पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। भले ही मुक्तक छंद है, लेकिन गयता फिर भी विद्यमान है। और कुछ खास शब्दों का प्रयोग भी कविता को अतिरिक्त सौंदर्य प्रदान कर रहा है, जैसे पुष्पमाल, शोभाश्री, या कविता का जो शीर्षक है वही पंक्ति अट नहीं रही है। हालांकि कवि का जो मुख्य विषय है कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने शीर्षक अट नहीं रही है दिया है, क्योंकि शायद कहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बताना चाहते हैं कि प्रकृति का जो सौंदर्य है वो इतना अधिक है फागुन के महीने में कि वो आंखों में समाये नहीं समा रहा। शायद यही विषय उनका इस शीर्षक को देने का रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने कितना बढ़िया फागुन का स्वरूप, कितना बढ़िया नज़ारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आपके लिए काव्य के माध्यम से समेट कर लाए। प्रिय बच्चों, चाहे ये दोनों कविताएं मुक्तक छंद में लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब हम इनका सस्वर वाचन करते हैं तो एक अद्भुत रस कानों में आता है, क्योंकि मुक्तक छंद का प्रयोग करते हुए भी निराला जी ने दोनों ही कविताओं को अलंकारबद्ध किया है। दोनों कविताएं मुक्तक छंद में हैं, लेकिन अलंकारों का सटीक प्रयोग निराला जी ने इनमें किया है। जहाँ तक अनुभूति और भावार्थ की बात है तो निराला जी ने पहली कविता में यानी उत्साह कविता में एक विशेष प्रकार का संदेश युवा वर्ग को दिया है। भले ही जो दूसरी कविता है उसका उद्देश्य निराला जी का मात्र फागुन की छटा बिखेरना और उसके खूबसूरत नज़ारे को दिखाना रहा हो, लेकिन दोनों ही कविताएं अपने आप में अद्भुत हैं। प्रिय बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों कविताएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपने इन दोनों कविताओं का बहुत भले ढंग से लुत्फ उठाया होगा। प्रिय बच्चों, आप इन कविताओं का सस्वर वाचन कीजिए, इनकी व्याख्या करने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ इन कविताओं का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य भी समझिए। धन्यवाद।